I think we are live. Let me check. Yeah. নমস্কার। পরস্পরের পক্ষ থেকে যারা দেখছেন আজকের অনুষ্ঠানটি তাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে আছেন AR সিন্ধু। উনি জেনারেল সেক্রেটারি অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স। এই প্যান্ডেমিকে বিভিন্ন লোকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ভাবে এগিয়ে এসেছেন। আজকে আমরা শুনবো সেই সব অঙ্গনওয়াড়ির সাথে যুক্ত মানুষজনদের কথা AR সিন্ধুর মুখ থেকে। আমি আমার বক্তব্য AR सिंधु के टेक ओवर करते हुए रिक्वेस्ट करছি। सो मैडम आप शुरू कर सकते हैं, मैं इस लाइव से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है मैम। थैंक यू अनुमित्रा एंड जो परस्पर पत्रिका है उनका मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये पैंडेमिक के टाइम में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स दोनों हैं, इनके बारे में बताने के लिए मुझे मौका दिया है। आप सबको और मुझे सुनने वाले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा एक, वैसे ही हर मौके पे उनका बहुत बड़ा भाषण होता है, तो वो तो पिछले 6 साल से हम सुनते आ रहे हैं। और कल भी उनका एक भाषण हुआ था और वो भी आंगनबाड़ी के संदर्भ में हुआ था। तो उसमें पहले मैं उस प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसके बारे में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या है ये आंगनवाड़ी और क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स या आंगनवाड़ी कर्मचारी है, उनका जो क्या रोल है। ये पूरे दुनिया का 5 में 1 बच्चा इंडिया का होता है, यानी पूरा दुनिया का 20% बच्चे इंडिया में होते हैं। और इंडिया में जो 6 साल से कम उम्र वाले बच्चे करीब 16 करोड़ बच्चे, यानी 15.87 करोड़ बच्चे हैं हमारे भारत में। और वो बच्चों का क्या स्थिति है हमारे इंडिया में, पूरे दुनिया में जितना, ये तो है 20% की पूरा दुनिया का बच्चे हैं वो इंडिया में है, लेकिन दुनिया के जो कुपोषित बच्चे हैं, जो वजन नहीं है, जो हाइट नहीं है या वेट नहीं है, ये सारे जो है सबसे कुपोषित और या अनीमिक है, वो बच्चों में से 50% इंडिया में है। पूरे दुनिया का कुपोषित बच्चों का 50% इंडिया में है। और इंडिया का बच्चों का हम अगर हिसाब करेंगे, ये 16 करोड़ बच्चों में ऑलमोस्ट 50% है कि एक जो है ये कुपोषण के जो टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि स्टंटेड है, जो जिसका हाइट कम है जितना होना चाहिए, या उसका वेस्टेड है जिसका वजन नहीं है जितना होना चाहिए उम्र के हिसाब से, ये 50% के करीब 45 से ऊपर है ये दोनों। और ये भी नहीं कि ये जो 5 महीने से ऊपर का जो बच्चा 6 साल तक का बच्चे है, उसमें से जो बच्चे हैं जिसको खून की कमी है, अनीमिक है, 79% बच्चे हमारे देश का। ये इसका क्या मायने है? हम बोलते हैं पूरे भारत में बड़ा एक विश्व का ताकत बनने जा रहे हैं भारत। विश्व का ताकत हम कैसे बनेगा? जो हम कोई बड़े इमारत खड़े करके तो नहीं बनाते हैं ना आजकल। तो वो हमारा जो हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे सारे मंत्री भी, पॉलिटिशियंस भी भाषण देते हैं और बोलते हैं यंग इंडिया, या हमारे भारत के जो है पूरे दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया है, और हम इनको लेके पूरा विश्व का ताकत बनेंगे। और जो नॉलेज हब बनेगा, स्किल इकोनॉमी बनेगा, ये सारे जो दावे करते हैं, ये हमारे देश के भविष्य बनने वाले हमारे युवता का या बच्चों के ऊपर हम ये अपना सपना बनाते हैं। तो ये इसके अंदर में ये देखना है कि ये बच्चों का क्या हालत है। तो तभी ये आंकड़े और जो ये सरकारी ही आंकड़े हैं ये बहुत मायने रहते हैं।
और ये हमारे भारत का सरकार का और पूरे दुनिया का जो है ये कुपोषण के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं ये बताता है कि हमारे भारत का आधा हिस्सा, आधा बच्चा या भारत का भविष्य का जो आधा जो है एकदम अंधकार में है, क्योंकि वो अपने दो टांग में खड़े नहीं हो सकता है जितना उनका विकास होना चाहिए, जो पूरे भारत का सपना का पूरा करने का वो नहीं कर पाएंगे। तो इस हालत में क्योंकि और ये 6 साल के कम उम्र वाले बच्चे का बारे में हम जब बताएंगे तो वो सरकार का ही या पूरा साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से बोलते हैं कि जो उसका एक इंसान का जो विकास का मानसिक विकास का 85% 85% जो है वो 6 साल से पहले ही वो पूरा विकास होता है, पूरा डेवलप होता है। तो इसका मतलब है कि जो भी सपना हम या वादा जो फ्यूचर के लिए, जो आने वाले दिन के लिए जो हम करते हैं, या अपना जो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या कोई भी हो, हमें जो सपना जो फ्यूचर का भविष्य का दिखाते हैं, वो ये फैक्ट के ऊपर में अगर खड़ा करेंगे तो ये भविष्य जो भी वादा होगा या जो भी सपना होगा ये साकार नहीं हो पाएंगे जब तक ये जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है इसको हम जब तक एड्रेस नहीं करेंगे। इसी बात पे ही कल का प्रधानमंत्री जी का ये भाषण आया था कि ये पोषण माह का शुरुआत कल करने के बारे में, और उसमें आईसीडीएस का, आंगनवाड़ी के बारे में। और ये पूरे भारत का ये स्थिति तो आज से तो शुरू नहीं हुआ, और ये जो कुपोषण का इतना बड़ा समस्या जो हम, और ये भी नहीं कि पूरे भारत का सरकार का जो एक किताब में जो आईसीडीएस मिशन डॉक्यूमेंट, वो मिशन डॉक्यूमेंट में ये बोलता है कि एक साल में पूरे भारत में 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होता है, और पैदा होके जो 5-6 महीने के अंदर में उसमें 75 लाख बच्चे, माने जो सर्वे करते हैं वो 1.75 करोड़ है, तो माने 75 लाख बच्चे का डेथ होगा। तो ये 75 लाख का बच्चे एक साल में हमारे भारत में इनका डेथ होता है। ये कभी भी कोई भी अखबार का, कोई भी मीडिया का, कोई भी चर्चा का विषय क्यों नहीं हो रहा। और ये इसका मतलब है एक दिन में 20,500 के करीब बच्चे हमारे देश में जो पैदा होके 6 महीने के अंदर में एक दिन 20,000 बच्चे का मौत हो रहा है। अभी तो हम कोविड के टाइम में है, कोविड में इतने एक दिन में कितना मौत हो गया इसका तो पूरा हमारा हिसाब होता है, और वो हिसाब और ये हिसाब को जोड़ के देखिएगा, हमारे मृत्यु दर, जो बच्चों का मृत्यु दर का ही हिसाब है, ये पूरे भारत सरकार का आंकड़ा है, एक दिन में 20,500 बच्चे मरते हैं। लेकिन हमें उसको एड्रेस करने के लिए अभी तक वो स्वतंत्रता का जो इतने साल के बाद, 70 दशक के बाद में हमारे पास कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। और जो कार्रवाई है वो है जो हम अभी जो चर्चा का विषय है, एक तो है आईसीडीएस, माने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, आईसीडीएस स्कीम, जिसके तहत जो पूरे भारत के अंदर का जो बच्चे हैं, 6 साल के कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनका एक समेकित विकास, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो समेकित बाल विकास का एक योजना, तो वो बना हुआ है। ये 1975 में इंडिया में जब ये इमरजेंसी का दवा के टाइम में, जो क्योंकि वो इमरजेंसी भी उसी टाइम में आया था कि जब ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी ये सब बढ़े थे, और जो जनता उसके खिलाफ में रिवोल्ट कर रहे थे, चुनाव में हार रहे थे, उसी टाइम में इंदिरा गांधी का ऐलान था कि ये गरीबी हटाओ वगैरह का नारा लाया। उसके साथ में एक जो परीक्षण के तौर पे ये शुरू किया था, वहां पे ये किया है। और उसमें हमें ये देखने की बात है कि ये एक स्कीम है। स्कीम का मतलब है कि एक जो है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान के तहत में हम 5 ईयर के लिए एक योजना बनाते हैं, तो वो एक शॉर्ट टर्म प्लान के लिए वो शुरू किया था। तो शुरू तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी 45 ईयर्स इस 2 अक्टूबर 2020 में होने वाला है, तो ये 45 ईयर्स में वो अभी भी एक स्कीम है।
और अभी 5 ईयर प्लान भी खत्म हो गया, ये योजना आयोग भी खत्म हो गया, और ये अभी आईसीडीएस को एक मिशन मोड में लेके, आईसीडीएस एक मिशन हो गया। इसका मतलब है कि ये और कम शॉर्ट टर्म एक प्लान है, एक योजना है। यहीं पे हमारा बुनियादी ये सवाल आता है कि इतनी बड़े हमारे पूरे देश का भविष्य है, हमारे देश में राइट टू फूड का कानून बना, राइट टू एजुकेशन का कानून बना है, उसके अंदर खैर ये 6 साल के कम उम्र वाले बच्चे नहीं, लेकिन राइट टू फूड का कानून बना है। और जो हमारे जो संविधानिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, ये सारे इसके तहत उसको देने के लिए जो सरकारी जिम्मेदारी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो कहाँ पे है? वहां पे ये सवाल आता है, ये योजना क्यों है? ये भाई इट इज ए स्कीम। जैसे स्कूल है, स्कूल डिपार्टमेंट है, स्कूल में एक कंटिन्यूअस सिस्टम है, उसमें टीचर्स है, परमानेंट है, इसको चलते रहेंगे, इसके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो ये ऐसा कोई सिस्टम, क्योंकि बच्चे तो हमेशा पैदा होगा, बच्चों के लिए पूरा देखभाल की जरूरत है, और बच्चे 6 साल तक में भी उसको देखभाल की जरूरत है। तो उसके लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर और परमानेंट सिस्टम क्यों नहीं है? अभी 75 साल के ये आज़ादी के लिए बाद में भी, और ये 45 ईयर्स जो अपनी आईसीडीएस का भी, ये एक परमानेंट सिस्टम नहीं है, ये एक योजना है। तो वो एक पहलू है। और वो योजना की ये है कि क्या है ये योजना? ये है कि हर एक जो रिहायशी इलाकों में 1000 पॉपुलेशन में एक केंद्र बनेगा, जो है आंगनवाड़ी। आंगन माने कि हमारी कोर्टयार्ड में, आंगन में एक जो है फूलवाड़ी, ऐसा जो हमारे बच्चों को फूल की तरह हमारी आंगन में देखभाल करने वाले एक जगह, ये है कंसेप्ट। और ये समेकित एक कंसेप्ट है कि ये पूरा बाल विकास, इसमें शिक्षा है, इसमें खाना पीना या न्यूट्रिशन है, और इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और इसमें जो बच्चे की माँ को हमेशा एक्सेस होना चाहिए, और बच्चे के परिवार को एक्सेस होना चाहिए, गांव वाले को एक्सेस होना चाहिए, इसीलिए इसको आंगनवाड़ी का नाम दिया है। और ये कंसेप्ट तो बहुत सुंदर है, और ये परिप्रेक्ष्य भी बहुत अच्छा है, ये जो समेकित विकास का भी डिजाइन भी बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या वहां पे है कि ये करना है या नहीं करना है, ये कैसे करेंगे, इस पे क्या पॉलिटिकल, अभी तक जितने भी सरकारें आए हैं, वो सरकारों का इसके अंदर में इतना बड़ा जो समस्या, माने एक दिन में 20,000 बच्चे जो मर रहे हैं, और आधा से ज्यादा जो माने 8 करोड़ बच्चे कुपोषित, जो अपना पूरा विकास नहीं कर पाएंगे, तो वो एक इश्यू को एड्रेस करने वाला इस जगह में, तो उसको एक ऐसा योजना है। और उसके योजना वो तो जब 75 में शुरू किया था, जो 33 प्रोजेक्ट्स में था, तो आज 45 ईयर्स के बाद में ये 14 लाख माने 13.6 लाख आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसके अंदर में जो 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर है। एक केंद्र के अंदर दो, एक वर्कर है जो डेसिग्नेशन है वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, और ये डेसिग्नेशन है आंगनवाड़ी हेल्पर, ये दोनों हैं। तो ये वर्कर शब्द ये दोनों को मिला के इस्तेमाल किया है इसके अंदर अपने हेड जो आज का टाइटल में। तो ये जो कर्मचारी है, ये लोग जो है एक केंद्र के अंदर बच्चों को, अपने गांव का 1000 पॉपुलेशन के बच्चों को संभालेंगे। और इसका अभी 13 लाख केंद्र में, माने 14 लाख, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इस बीच में आया था 2001 का, बाद में ये, उससे पहले इसका आधा भी नहीं था, वो आधा से ज्यादा 60% इसका अंदर नंबर बढ़ा था 2001 के बाद। तो ये एक जो फिर भी वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का, एक परमानेंट योजना बनाने का एक कोई भी प्लान कोई सरकार ने नहीं दिया, अभी भी इसको एक स्कीम के तहत चला रहे हैं। और ये जो वर्कर, और एक तो है कि एक स्कीम ही, तो ये परमानेंट चीज नहीं है। दूसरा है कि इसमें जो सबसे अहम जो चीज है कि इसके अंदर में ये जो सेवाएं देना, ये बच्चों को कौन देखेगा? ये वर्कर और हेल्पर देखेंगे। और ये वर्कर और हेल्पर वो कैसा, वो तो काम है, जो छोटे बच्चे हैं 30 से 50 तक, 10 से लेके 100 तक बच्चे वाले आंगनवाड़ी केंद्र हमारे देश में चलता है। सबसे अच्छा चलाने वाले 100 से ऊपर बच्चा जहाँ पे जाते हैं, ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र भी हमारे देश में है।
तो वो आंगनवाड़ी केंद्र में अगर 30 बच्चा हो या 10 बच्चा हो, 20 बच्चा हो, ये बच्चे को देखने का काम क्या काम नहीं है? आप खुद जानते हैं, ये अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में हमें जो सुनने वाले हैं, जो स्कूल जब से बंद है, नर्सरियां बंद है, तो माँ बाप कितने परेशान हो रहे हैं। लोग तो ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे का क्रिएटिविटी के लिए जगह नहीं है घर के अंदर। बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, ये नहीं है कि वो शरारतें हैं, उनका क्रिएटिविटी है, उनका जो है पूरा समाज के अंदर अपना अपने पूरा जो विकास करने का जो एक पोटेंशियल है, उसके लिए घर बहुत छोटा पड़ता है। तो ऐसा ये केंद्र के अंदर में अगर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अगर काम करेंगे तो वो क्या काम नहीं है? यहाँ पे ये पूरा दुनिया में सबसे बड़ा एक छल है, एक जो अ, वो उसका एक सबसे बड़ा एक अच्छा मिसाल यहाँ पे हमारे आईसीडीएस के अंदर में दिखाई देगा। एक तो है कि आईसीडीएस के अंदर क्या है, आईसीडीएस के अंदर ये है कि ये जो काम करने वाला, ये हमारे देश का भविष्य, ये जो 85% जो है शारीरिक मानसिक विकास का जो नींव रखने वाला, जो उम्र में हमारे बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को संभालने वाले ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, इनको सरकार कर्मचारी नहीं मानते हैं, या ना इनका जो काम है वो काम को काम नहीं मानने को तैयार है। ये सबसे बड़ा एक धोखा है। और ये सरकार का कहना क्या है, ये तो कोई काम नहीं है, ये तो एक वॉलंटरी काम है। तो ये जो काम करने वाला आंगनवाड़ी वर्कर हो या हेल्पर हो, ये वॉलंटियर्स है। तो वॉलंटियर्स है तो ठीक है, वॉलंटियर्स है तो फिर अपना मर्जी है, जब आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं है। एक तो एकदम गुलामी की तरह, बॉन्डेड लेबर की तरह उनका पूरा सर्विस कंडीशन, बाकी जो है उसके ऊपर में जो पाबंदियां है, उसके ऊपर में डिसिप्लिन है, वो सारा जो गुलाम की तरह है। और जब उनका सर्विस कंडीशन का बात जब आता है, तब जो या उनका पेमेंट का बात आता है, बोलते हैं कि ये वॉलंटरी काम है इसलिए ऑनरेरियम मिलेगा। और वो ऑनरेरियम 100 रुपये से शुरू करके अभी जो है केंद्र सरकार दे रहे हैं 4,500 रुपया का टोटल 4,500 रुपया वर्कर का, और उसका आधा 2,250 रुपया हेल्पर का है। और इसमें कुछ एक मिनी आंगनवाड़ी सेंटर भी है जहाँ पे कोई हेल्पर नहीं है, वर्कर ही है, छोटा जो ट्राइबल इलाका वगैरह है, जहाँ पे जनसंख्या कम है, वहाँ पे मिनी वर्कर है, उसको तो थोड़ा और 750 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। तो वो भी एक ही काम करते, हेल्पर से इतना पैसा देते हैं। तो यही है इनका पूरा अपना सैलरी, जो हम सैलरी बोलते हैं और सरकार बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये हम बोल रहे हैं कि दुनिया में 14 लाख वर्कर, मैंने करीब 26 लाख महिलाएं, उनका जो पूरा काम का पूरा श्रम का जो लूट चलता है, ये एकदम बड़ा धोखा है। और ये मैंने ये बताया कि ये जो एक धोखा का एक हिस्सा है, एक मिसाल है, इसका मतलब है कि वो धोखा सिर्फ इन्हीं पे सीमित नहीं है, ये पूरा दुनिया में जो पूरे महिलाएं जो करते हैं, जो ये एक काम है, जो केयर वर्क जो घर के अंदर करते हैं या घर के बाहर में भी करते हैं, वो पूरा एक जो केयर वर्क है, जो देखभाल का जो काम है, उसका जो मूल्य को कम आंक के या उसको बिना पेमेंट दे के उसको एक धोखा देती है महिलाओं को। जैसे घर के अंदर को बच्चे का देखभाल करना, खाना बनाना समेत जो भी है साफ सुथरा रखना, जो गांव के अंदर में है तो पानी लेके आना, लकड़ी लेके आना समेत जो भी काम है, जो ये अनपेड वर्क, अनपेड लेबर ऑफ वीमेन उसके अंदर में आते हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ा एक हिस्सा है अनपेड केयर वर्क, जो एल्डरली को, जो घर के बुजुर्ग लोग हैं या बीमार लोग हैं, जो बच्चे हैं, ये सबका जो देखभाल है, वो देखभाल जो है एक समाज का जिम्मेदारी होना चाहिए। इसको हमारे जीडीपी के अंदर में आंकना चाहिए। वो नहीं करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा एक छल है, वही छल का हम बोल रहे हैं कि एक सबसे बड़ा मिसाल है, एग्जाम्पल है, जो सरकार एक जो बड़े ताकतवर खुद को बताने वाले जो भारत का सरकार इतनी जो महिलाओं का जो श्रम लूट रहे हैं, ये एक बड़ा धोखा है। वही
ऐसा ही सिर्फ ये आंगनवाड़ी का ही बात नहीं है, केंद्र सरकार का ये जो योजनाएं हम देखेंगे, जो उसके अंदर में जो अभी पैंडेमिक के समय में जो सबसे ज़्यादा आया है, जो आशा वर्कर्स जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर करते हैं, वो 10 लाख के करीब वो वर्कर्स है, सारी महिलाएं हैं। और जो स्कूल में खाना पकाने वाले जो मिड डे मील वर्कर्स है, वो भी 28 लाख के करीब है। वो भी उसको भी सारे किसी को भी वर्कर नहीं मानते हैं, कर्मचारी नहीं मानते हैं, मजदूर का दर्जा नहीं है, ना न्यूनतम वेतन, ना पेंशन, ना कोई पीएफ ग्रेट्युटी, कुछ भी नहीं है। वो है ये ऑनरेरियम। और इवन जो है मिड डे मील वर्कर को तो 1000 रुपया मिलता है। तो ये मैंने इसलिए ये पृष्ठभूमि सारे बताया है कि ये है इसका जो पूरा अ, ये सरकारों का जो दावे का उसका जो बेस कहाँ पे आता है। और उसी पे जब आपने ये पूरे धोखे के ऊपर में खड़ा किया हुआ, और जनता को भी धोखा है और इसमें काम करने वाले को भी धोखा है, तो ये वर्कर के साथ में अगर आप यही कर रहे हैं, तो वही चीज में होगा कि आपका पूरा योजना के अंदर, योजना में भी कि ये सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि ये हर बच्चे का हक है, इसके अंदर आंगनवाड़ी के अंदर देखभाल होना है, उसके अंदर पूरा पूरा पोषण उसको मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए, ब्रेकफास्ट समेत मिलना चाहिए, पूरा उसके अंदर कैलोरी होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब जाके इसका यूनिवर्सलाइजेशन हुआ। और उसका क्वालिटी का अभी भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं। और सरकारें दावा के ऊपर दावा करते हैं, लेकिन अभी भी सीएजी का ऑडिट के रिपोर्ट के अनुसार करीब 25% जगह में है कि पीने का पानी नहीं है, ना कोई टॉयलेट है, उससे भी ज्यादा होगा। तो ये, और अपना खुद का भवन नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, ये स्थिति है। और जो पूरक पोषण जो देने वाला है, तो उसका भी है, कभी आता है उसका क्वालिटी भी बहुत घटिया है, कभी उसके लिए पूरा पैसा नहीं होता है, कभी ठेकेदार को देता है। इस तरीके से जो बच्चों को भी, और ये सिर्फ बच्चों का नहीं है, गर्भवती एक बच्चे का विकास उसका गर्भ से ही होता है, तो वो गर्भवती माओं को भी देते हैं, और दूध पिलाने वाले को। और अभी वो साइकिल को एक और बार पीछे करके किशोरियों को, क्योंकि किशोरी बढ़ के माँ बनते हैं, तो किशोरी को भी पोषण पोषण मिलना चाहिए। किशोरी से लेके पोषण दे के आगे नए पीढ़ी को तैयार करने का ये एक योजना का डिजाइन है। लेकिन उसके अंदर में सरकार ये उसका पूरा आवंटन नहीं करते हैं, बजट के बिना घोषणा सारा घोषणा में आ जाता है। वहां पे ये बात आया है कि कल का प्रधानमंत्री का घोषणा का भी, और ये पूरा पैंडेमिक के टाइम में भी क्या है। और वो पैंडेमिक के टाइम में जाने से पहले भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है ये 4500 रुपया है और 2250 रुपया है, तो ये क्या हमें आंगनवाड़ी वर्कर को हर महीने में मिलता है। और ये भी एक और बात है कि अभी जो है पिछले जो मोदी जी का सरकार आने के बाद में, ये जो 4500 में भी 60% ही केंद्र सरकार देते हैं, 40% राज्य सरकार को देना है। और ये पूरा पैसा हर महीने नहीं देते, पूरे भारत के अंदर ये हर महीना ये तनख्वाह मिलने वाला बहुत कम जगह, ये 6 महीने से लेके 8 महीने तक जो है पेंडिंग है, ये महीने में नहीं मिलता है। और ये पोषक आहार भी वो टाइम पे नहीं मिलता है। तो ये ऐसा स्थिति में जो आंगनवाड़ी वर्कर हो या हेल्पर हो, अपने जेब से खर्चा करके पोषण खरीद के बच्चों को पहले बांटते, बोलते कि बाद में तुम्हारा उसका रीइंबर्स किया जाएगा। इस हालत में काम कर रहे हैं, और ना कोई उसका छुट्टी नहीं है, और कभी छुट्टी लिया बीमार होने पे भी नहीं है। और वो अगर है तो भी अभी बहुत साल लड़ाई लड़ने के बाद में मैटरनिटी लीव का जो 20 दिन का कैशुअल लीव का वगैरह कुछ तो अधिकार मिला है, लेकिन वो भी लागू करते करते वो कुछ भी लागू नहीं होता है। ना ये तनख्वाह टाइम पे मिलता है, ना कोई भवन का किराया मिलता है, उनका यूनिफॉर्म का मिलना चाहिए वो भी नहीं है। और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर प्री स्कूल किट है, एजुकेशन किट है, ये सारा होना चाहिए, वो कभी नहीं आता है। तो ये स्थिति है हमारी देश की आंगनवाड़ियों का। और इसके अंदर में अभी जो है ये पैंडेमिक का स्थिति आया, ये पैंडेमिक की स्थिति में जो हमारी आंगनवाड़ी का ये एक बड़ा रोल है
क्योंकि ये पैंडेमिक में जब लॉकडाउन शुरू हो गया, आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद हो गया। आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो गया, लेकिन हमारे जो राइट टू फूड के एक्ट के तहत में ये बच्चों को ये पोषक आहार तो मिलना चाहिए। और उसमें सरकारों ने ये बोला है कि चलो ये जो ताज़ा पका हुआ खाना इसके अंदर मिलते थे, वो आपका घर के अंदर में जो बेनिफिशरीज को जाके दे दे। बात तो ठीक है, ये देना चाहिए और हमारा मांग भी है, हमने मांग किया। देखो, एक बच्चे को अगर आप 250 ग्राम का हिसाब से आप कितने दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का देंगे तो इतना कम मात्रा में आप लेके जाएंगे और घर के अंदर, और वो घर में लॉकडाउन है, अभी इतना बेरोजगारी है, इतना बड़ा ये समस्या है, तो वो सिर्फ अपना जो 2 किलो चावल और 100 ग्राम दाल लेके जाएंगे, तो ये बच्चे को हर दिन में इतना पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इसके अंदर को क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ा के देना चाहिए। लेकिन कोई सरकार ये काम नहीं किया, एक्सेप्ट कि कुछ केरला का सरकार, वो तो इस टाइम में जो किसानों का खेती जो दूध का, किसानों का जो दूध एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको स्किम्ड मिल्क पाउडर बना के, मिल्क टेट्रा पैक बना के वो आंगनवाड़ी केंद्र में बांटा है। ऐसा भी काम हुआ है पैंडेमिक में। लेकिन ये पूरा का प्रकरण में इनका जो अलोकेशन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ, ये देना नहीं, ये बढ़ा के देने का पोषक आहार को वो नहीं दिया। लेकिन जो भी मात्रा कम भी हो इसके अंदर, वो अगर रेगुलर आते तो वो भी बात अलग है। कभी वो 1 महीने में आता, कभी 2 महीने में भी नहीं आया, ऐसा भी स्थिति है हमारे देश में। तो वो बांटने का काम है, ठीक है। आप जो है 10 बच्चों का 15 दिन का रेशन है, ये लेके बांटेगा, कौन बांटेगा? आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हर एक बेनिफिशियरी के घर में जाएगा। 5-5 किलो, 10 किलो, 15 किलो अपने सर में वजन उठा के एक एक बेनिफिशियरी के घर में पहुंचाते हैं। उसके लिए ना कोई साधन है, ना कोई उसके लिए, अगर आप कोई इसको कोई गाड़ी भी बुला ले, उसके लिए कोई किराया भी सरकार उपलब्ध नहीं करा रहे कि वो पूरा आंगनबाड़ी वर्कर को और हेल्पर को करना है, घर में पहुंचाना है। ये काम कर रहे हैं पिछले 5-5.5 महीने में। ये देश के हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये काम कर रहे हैं। ये देश का 8 करोड़ से ज्यादा 8.84 करोड़ चिल्ड्रन, 9 करोड़ के करीब जो बच्चे हैं और 2 करोड़ के करीब जो है माएँ हैं, इनको ये पूरक पोषण घर तक पहुंचाने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ये पैंडेमिक में पिछले 5 महीने किया है। और इसमें दोनों रिस्क है। और ये एक है कि वो घर घर में जा रहे हैं, तो वो तो उसको एक्सपोजर होगा ये पैंडेमिक में, उसके लिए कोई सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह नहीं दे रहे हैं, ये एक। दूसरा कि वैसे भी इवन इन जनरल भी इसके अंदर में अपना जो काम है उसका अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो काम है, अभी ये कोविड में ये ग्रास रूट लेवल में जो काम करने वाला ये आशा वर्कर के समेत ये आंगनवाड़ी वर्कर है, हर घर में पहुंच है उनका, और जो गांव के अंदर में, और जो सरकार का कोई भी चीज जो जनता तक लेके जाने के लिए या जनता का इंफॉर्मेशन सरकार तक लाने के लिए कोई और नहीं है। ये इसीलिए घर घर के अंदर में जो जब प्रवासी मजदूरों का जो पलायन हुआ है, जो अपने गांव में आ गया, उसका सर्वे करना, कोई छींक रहा है, कोई किसी को बुखार आ रहा है, कोई खांस रहा है, इसका पूरा सर्वे करके जाके सरकार को देने के लिए, जो सर्वे कराने के लिए ये आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को सड़क में उतारा है, जमीन पे बोला है ये काम करना है। और उनके लिए ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट, कोई मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट तो छोड़िए, ये भी नहीं, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर में काम पे ड्यूटी पे लगाया हुआ है। और इवन अस्पताल में लेके जाने का और उसके लिए फॉलो अप करने का, और कोई क्वारंटाइन में है कि उसको कोई बाहर जा रहे नहीं जा रहे, उसका निगरानी का पुलिस का काम भी करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ड्यूटी दिया गया है ये पैंडेमिक के अंदर। और यही जो है, और इसके लिए जो ये पैंडेमिक में जो ये कोरोना पॉजिटिव आके
और विदाउट एनी सेफ्टी मेजर, किसी को कोई सेफ्टी मेजर के बिना जो सड़क में एक्सपोजर दिया है, इसको चलते हुए बहुत सारे लोगों का इन्फेक्शन हुआ है और अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोगों का मौत भी हुआ है। कम से कम 50 लोगों का तो केस तो है कि और मौत का। और ये जो है घोषणा सबसे पहले किया था कि हमारे वित्त मंत्री ने कि इनको 50 लाख का बीमा देंगे। ये 50 लाख का जो बीमा का जो बात है, ये सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने का बात किया था, लेकिन ये 50 लाख जो है हो सकता है कि 10-15 लोगों को पूरे भारत के अंदर मिला हो, और डॉक्टर्स और बाकी लोगों का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो सबसे समाज में निचले स्तर में जो जनता के बीच में हर दिन काम करने वाला, जो हर दिन इतना एक्सपोजर होने वाले जो लोगों को, उनको किसी को मुआवजा भी नहीं देते हैं और इवन आंगनबाड़ी वर्कर को इसके अंदर शामिल तक में नहीं किया है। तो इस तरीके से ये एक जो है खतरे में, उनका जान के खतरे में खेल के ये काम कर रहे हैं। कोई अतिरिक्त जो रिस्क अलाउंस नहीं, कोई इवन ये इंश्योरेंस भी नहीं दे रहे हैं। इस हालत में ये काम कर रहे, काम करके कोरोना का रोक रहे। अगर पूरे ये प्रकरण में जो ये कोरोना को अभी जितना भी जनता को मोटिवेट करके उनको समझा के और ये पूरा सरकार के पास आंकड़े पहुंचा के ये किया है, तो ये देश की आशा वर्कर है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है। तो इनके बिना ये पूरे देश का ये कोरोना के खिलाफ का लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो कोरोना वॉरियर जिसको बोलते हैं, उसको बिना हथियार को जो आप मैदान में छोड़ दिया है और वो बिना हथियार का वो खुद मर रहे हैं और आप अपना उसके लिए अभी भी सोचा नहीं है। अभी ये 20 लाख करोड़ का पैकेज के अंदर में इवन हेल्थ का भी जो बहुत 15,000 करोड़ का ही आया है। तो फिर क्या बोले कि ये इनके लिए अब क्या लेके आएंगे, और कोई भी। और इसके दौरान जो ये कोरोना पैंडेमिक के टाइम में एक और बहुत बड़ा जो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे कि ये इसके अंदर पोषक आहार को बढ़ाओ, लेकिन वो सरकार ने नहीं किया। तो यूनिसेफ ने एक चेतावनी दिया था पिछले महीने में। यूनिसेफ ने जो चेतावनी दिया था कि अगर आईसीडीएस भी, आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद है, ताज़ा पका हुआ खाना नहीं है, स्कूल में मिड डे मील भी बंद है, तो 6 साल के कम उम्र वाले जो कुपोषित बच्चे हैं उनका कुपोषण और बढ़ेगा। और ऐसा चलेंगे तो वो 6 साल के कम उम्र वाले, पिछले साल हमारे देश में 8 लाख से ज़्यादा बच्चे मरे, तो अगर ऐसा जाएंगे तो इस साल 3 लाख और बच्चे का अगले 6 महीने में डेथ होगा। कि ये यूनिसेफ का वार्निंग आया। ये वार्निंग आने के बाद में क्या ये पोषकाहार बढ़ाने का कोई सरकार को जिम्मेदारी नहीं है? एक पैसे का ऐलान नहीं हुआ। यही बात मैं बोलना चाहती कि कल का भाषण, कल प्रधानमंत्री जी ने पोषण माह का ऐलान किया। ये पोषण माह के ऐलान में क्या आया, बोला है कि पोषण को हमें लड़ाई करना है। भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, जो सुनने वाले सुनते रह जाएंगे प्रधानमंत्री जी का। और जो सब्जियां खिलाने की जरूरत है, ये सारे बोले हैं। और बोले हैं कि हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में हम जो है सब्जी उगाएंगे। सब्जी उगाने का एक तो जगह नहीं है, ये सही, लेकिन करेंगे कौन? ये इतना ओवरबर्डन, कोरोना का भी काम करने वाला और पूरा दुनिया का सारा सर्वे करने वाला हमने लिस्ट आउट किया है। जो नॉन आईसीडीएस वर्क का 25 किस्म का जो है नॉन, इवन आवारे कुत्ते का सर्वे करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर भेजो, जो कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहे उसका सर्वे करने के लिए भेजो, लेप्रेसी का सर्वे, जो बीएलओ का ड्यूटी, इस तरीके का जो नॉन आईसीडीएस का सारे काम करवाते हैं, तो वो वर्कर अभी सब्जी भी बनाएंगे। और वो भी नहीं, वो 365 दिन जो इतने 40 बच्चों को खिलाने वाले जो सब्जी है, वो एक आंगनवाड़ी केंद्र के आंगन में उगेगा। तो ये एक पैसा बजट में इसके लिए ना बढ़ाने के लिए ये नाटक है। तो ये एक सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल विल का अभाव, ये पूरा जो स्कीम को इसको ये पूरा खा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में अभी एक और एक जो है स्वास्थ्य सेवाएं, ये बच्चों का बाकी टीकाकरण समेत सारे कुछ, क्योंकि पूरा हेल्थ सिस्टम जो है कोरोना का फाइट करने में
लगाया हुआ है वो करना भी चाहिए, लेकिन इसको स्ट्रेंथन करना है। बाकी भी बीमारियां हैं, कुपोषण है, टीकाकरण है, ये सारे के लिए अभी प्रावधान बहुत कम है और लोग तो डर के मारे हॉस्पिटल जा भी नहीं रहे हैं। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको और ज्यादा संविधान बनाना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए अभी ये स्वास्थ्य सेवाओं का भी असर है। तो इसके साथ में ये जो नए शिक्षा नीति लेके आया, ये नई शिक्षा नीति के अंदर वो आज ये चलते हुए जो ये प्री स्कूल का बात आ रहा है, ये प्री स्कूल में ईसीसी बोला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो बचपन का देखभाल और शिक्षा का बात है। वो बोलते तो है, लेकिन आंगनवाड़ी के बारे में भी बोला है, लेकिन इसमें जो ये इसका समेकित जो अप्रोच है वो बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं, ये पीपीपी, ये फिलांथ्रोपिक पार्टनरशिप का भी बात लेके आया है। और इसके अंदर में आंगनवाड़ी हेल्पर के बारे में बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बच्चे का पूरा विकास में वर्कर का भी और हेल्पर का भी एक पूरा रोल है, उसके बारे में भी नहीं है। तो ये जो शिक्षा नीति भी इसका माने तीनों, जिसा न्यूट्रिशन का और स्वास्थ्य का और उसके साथ में ये जो शिक्षा का भी, ये तीनों जो अधिकार है उसको ये पूरा पैंडेमिक में अफेक्ट कर रहे हैं और ये सरकार का नीति और ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस दौर में तो हमारा अपना एक तो है पूरा वर्कर, ये अपने जान को खतरे में डाल के ये रोल कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक और आ रहे हैं कोरोना वॉरियर, तो बोल रहे हैं ये इधर में, वो तो टीवी में देखने के लिए, ताली बजाने के लिए कोरोना वॉरियर ठीक है, लेकिन अपने घर के आंगन में कोई आंगनबाड़ी वर्कर आएगा तो लोग बोलते हैं कि ये कोरोना कैरियर है, ये कोरोना लेके आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं बिना मास्क का, बिना सैनिटाइजर का, तो ये हमारे को इन्फेक्ट करेंगे करके इनका पिटाई करने वाला है। या तो किसी का बीमारी है तो वो रिपोर्ट किया तो उसका पिटाई हो रहा है, ये अटैक हो रहा है, उसका भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रिस्क अलाउंस नहीं है। तो ये हालत में काम करके जो जनता के बीच में ये आंगनवाड़ी कर रहे हैं, और उसी हालत में ये अपना आंगनवाड़ी केंद्र में और ज्यादा आंगनवाड़ी को मजबूत करके इसको एक परमानेंट सिस्टम बनाने का वो लड़ाई भी कर रहे हैं। वहां पे आते हैं हमारी जो रोल है आज से यूनियन, आज से ट्रेड यूनियन और आज से ट्रेड यूनियन फेडरेशन, एक पूरा CITU का भी और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का भी पिछले 30 साल से हम इस फील्ड में आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपने हक के बारे में समझा के उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हम बेनिफिशियरीज को अपने विश्वास में लेके उन, ये सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर का हक का बात नहीं है, ये हर एक माँ का अपना पूरा स्वास्थ्य का और पोषण का हक है। और हर एक बच्चे का, और गर्भ से लेके जो 6 साल तक का बच्चा है उसका पूरा अपना न्यूट्रिशन का, अपना स्वास्थ्य का, अपना शिक्षा का पूरा अधिकार है। उसके लिए जो लड़ाई है वो एक साथ में ये आम जनता की अपने हक की लड़ाई है। ये ICDS को परमानेंट बनाने का और ICDS को मजबूत करने का एक लड़ाई है। वो लड़ाई को लड़ने का एक हमने प्रयास शुरू किया था और उसी को चलते हुए एक जो वर्किंग कंडीशन है आज के दिन में, हम तो बहुत प्राउडली बोल सकते हैं हमारा फेडरेशन के नेतृत्व में अभी जो हमारी सबसे बड़ा यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, हम आंगनवाड़ी फेडरेशन, जो ये आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाले पूरा 24 राज्यों के अंदर में 5 लाख से ज़्यादा मेंबर हमारा है। तो ये संगठन ने ये ना केवल अपना जो वर्किंग कंडीशन के लिए लड़ा है, लेकिन आंगनवाड़ी का निजीकरण के खिलाफ और आंगनवाड़ी के जो बजट कटौती जो पिछले मोदी सरकार ने किया था, जो सबसे पहले मोदी सरकार जो आया था उनका फर्स्ट फुल टाइम बजट में जो आंगनवाड़ी का बजट को 1/3 कर दिया था, जो 18,000 करोड़ जो बजट था उसको 8,000 करोड़ कर दिया था। तो उसके खिलाफ में भी जो बहुत बड़ा लड़ाई लड़के वो बजट वापस लेने में हम कामयाब हुआ था। और ये भी नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले 5 साल में हम देखेंगे तो कोई भी एक स्टेट नहीं है जहां पे अपने राज्य सरकार से हमने अपना तनख्वाह नहीं बढ़ाया। आज 15 स्टेट से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा राज्यों में जो आंगनवाड़ी वर्कर 10,000 से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, तो हमारी अपनी लड़ाई के लिए, और जो है उसमें जनता ने साथ दिया है।
और अभी एक जो है पॉलिटिकल इश्यू बनाने में कुछ हद तक हम कामयाब हुआ, लेकिन ये एक जो पॉलिटिकल फोर्स है इनको खुश रखने का वाले बात में बात नहीं है। ये बात है कि आम जनता की अपने हक की लड़ाई के साथ में आज ट्रेड यूनियन उनको वो लड़ाई के लिए और अपना हक की लड़ाई को शामिल करते हुए हम लड़ रहे हैं। वैसे ही ये लड़ाई है कि अभी ये पैंडेमिक के टाइम में हम अपना पैंडेमिक का लड़ाई हम लड़ रहे हैं जमीन में जनता के साथ में खड़े होके, और उसके लिए उनका स्वास्थ्य के सुविधाओं के लिए, उनका पोषण देने के लिए ये सारा हम उनके साथ में खड़े हैं। उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए, उनको पोषण पहुंचाने के लिए काम हम आसान आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रहे हैं। ये बच्चे को इवन घर तक में जाके उनका वजन लेना, उनको टीकाकरण करवाना, ये सारा काम तो हम कर ही रहे हैं। उसके साथ में ये हम अपना जो इसके लिए हमारी अपनी सेफ्टी के लिए जो मांग कर रहे हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए, फ्री में हमारा टेस्ट होना चाहिए, हमारा फ्री में इलाज होना चाहिए, हमें इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारे हम मांग कर रहे हैं। तो ये क्या जायज़ मांग नहीं है? ये जो भी हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है जो कोरोना के खिलाफ में, इवन पुलिस पर्सनल समेत, उन सबके लिए ये बीमा वो जो 3 महीने के लिए नहीं है, ये परमानेंटली होना चाहिए। और ये अगर इन्फेक्ट हो गया तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, रिस्क अलाउंस भी मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी आएगा, स्कीम वर्कर्स भी आएंगे जो ये कोरोना से लड़ रहे हैं। ये हम मांग लेके ये लड़ाई में भी हम मैदान में आए हैं, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन हमारा ट्रेड यूनियन अधिकार के ऊपर में जो हमला है, ये भी ये प्रकरण में जो सरकार कर रहे हैं, जो लेबर लॉ में चेंज कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं हो रहा है। अभी जो डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं, इस प्रकरण में भी हमने आज ए ट्रेड यूनियन और आज ए रेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन हमने अपना रोल अदा किया है कि ये आवाज़ उठाना है। अगर ये पूरे देश की संपत्ति बेचेंगे और देश के जनता का हक खत्म करेंगे तो क्या हम चुप रहेंगे? नहीं, हम अपना देखभाल भी करेंगे, हम दूसरे का देखभाल भी करेंगे, करते हुए हमारा अपना लड़ाई भी जारी रखेंगे। तो ये कोरोना काल में भी हमने अपने लड़ाई को जारी रखा। और ये हमने 21 अप्रैल को हमने ये भाषण नहीं, रेशन चाहिए करके ये शुरू किया था, पूरा CITU ने खोल दिया था। और जो 14 मई को हमने बोला कि फूल बरसाने का और ताली थाली का तो क्या क्या सरकार ने किया था, हम बोले कि ये फूल नहीं, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए। वो करके हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए पहले घर में शुरू किया, अपने घर में से फोटो उठा के सोशल मीडिया में आना शुरू किया। लेकिन जहाँ पे हम फील्ड में हैं वहाँ पे ये काम है, किया हुआ है। जहाँ पे कोरोना वॉरियर्स जो बीमार होके मर गया है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ, वहाँ पे खड़े होके देश के आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, जो बाकी भी NHM के वर्कर, जो ये और इवन डॉक्टर्स और नर्सेस खड़े होके अपना लड़ाई लड़ा है। और उसका रिजल्ट भी आया है। बहुत सारे जगह में उनको रिस्क अलाउंस देना या अतिरिक्त भत्ता देने का भी काम हुआ है। और इसे चलते हुए बहुत इसको आगे बढ़ाते हुए, इसको सिर्फ यही नहीं है, न्यूट्रिशन को बढ़ाने का भी है। और ये कोरोना के नाम पे पूरे देश को और ये योजनाओं को भी प्राइवेट करने का जो सरकार का कदम है उसको वापस करने का मांग को भी हम आगे कर रहे हैं। ICDS के ऊपर अभी भी ये खतरा है कि ये जो कॉरपोरेट कंपनियों को देने का, और ये जो शिक्षा नीति के अंदर हो या बाकी नीतियों में भी वो है कि ये बोल रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले बोलते थे, अभी पब्लिक प्राइवेट फिलान्थ्रोपिक पार्टनरशिप का नाम लिया है। ये एक नया चीज़ लेके आया है और ये शब्द को भी हम कड़ी शब्द में इसका विरोध करते हैं। क्या है ये? जनता का हक है या किसी का चैरिटी या दया है? हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चे किसी कंपनी का दया पे चले। ये उनका पूरा हक है और ये जिम्मेदारी पूरा सरकार का है। इसलिए ICDS को मजबूत करने की लड़ाई,
और ICDS में काम करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो लड़ाई है, वो लड़ाई अपना जो जनता की जो जन्मवादी अधिकार की लड़ाई का साथ में है, और वो जनता की अपने हक की लड़ाई में है। और इसके साथ में जो रिटायरमेंट का भी कोई बेनिफिट नहीं है। अभी बंगाल समेत यूपी में अभी लड़ाई शुरू है, बंगाल में भी अभी लड़ाई शुरू है कि ये कोरोना में सरकार ने पहले ऑर्डर दिया था कि किसी को रिटायर मत कराओ। अभी बड़े पैमाने पे एक कोरोना काल में, क्योंकि आंगनवाड़ी एक तो लड़ने वाली ताकत है, बहुत सारे जगह में रिटायरमेंट करवा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को 60 इयर्स के, या बिना कोई पेंशन का, बिना कोई एक्सग्रेशिया का, खाली हाथ में 40 साल 45 साल काम करने वाले अपने जो है समाज के सबसे जो शोषित तबके से आए हुए विधवाएं हैं, जो ऐसे महिलाएं हैं, तो ऐसे महिलाओं को जो सड़क में फेंक रहे हैं ये सरकार, ये पूरे देश का अभी जो ये देश का जो काफी पदों में बैठे वाले ये आंगनवाड़ी केंद्रों से आए हुए लोग हैं, तो उनका भविष्य बनाने वाले ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को सड़क में फेंकने का काम भी ये सरकार इस दौर में कर रहे हैं। उसका भी हम पूरा विरोध में है। हम मांग करते हैं कि बिना पेंशन को किसी का रिटायर नहीं करने देना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम बुढ़ापे में काम करें, हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट। ये 45वां श्रम सम्मेलन हुआ है हमारी ट्रेड यूनियन की लड़ाई के चलते हुए, उसमें ये सिफारिश किया है। सरकार ने, मालिकों ने, मजदूरों ने मिलकर ये आम समवाय बनाया था कि ये स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का मान्यता देना चाहिए और उनको न्यूनतम वेतन और पेंशन देना चाहिए। लेकिन ये 2013 में फैसला हुआ, ना यूपीए का सरकार ना एनडीए का सरकार इस पे कोई कदम नहीं उठाया। तो हम यही बोल रहे हैं, हम कभी किसी का 100 रुपया मानदेय बढ़ा दो या कभी किसी का 100 रुपया रिस्क अलाउंस दे दो, ये नहीं चाहते हैं। हम मजदूर हैं, हम ये देश का भविष्य बनाने वाला काम कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये देश की जनता का, देश के बच्चों का हक है कि उनका पूरा न्यूट्रिशन मिले और उनका पूरा स्वास्थ्य रहे और उनका पूरा शिक्षा हो। ये जो अधिकार ये वर्कर, ये जो योजनाओं में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को भी है, तो उनको भी ये अपना पूरा मजदूर होने का अधिकार मिलना चाहिए और अपना पूरा जनवादी अधिकार, अपने मांग उठाने का अधिकार भी चाहिए। ये हम इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं और हमारा पूरा उम्मीद है कि अपना जो मैगजीन का जो व्यूअर्स है, अपनी ये फेसबुक का जो जो सुन रहे हैं, ये आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि ये सिर्फ कोई वर्कर का 100 रुपया 200 रुपया बढ़ाने वाला बात नहीं है। हम पूरा देश को और देश की भविष्य को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये जनता के लिए है या कुछ लोगों को जो पूरा देश की संपत्ति उनके हवाले करने के लिए है। ये इस प्रकरण में 65,000 करोड़ रुपया जो 50 लोगों का जो ये हमारी बैंकों में जो है उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था, और पूरे देश का पूरे साल का हेल्थ का बजट ही उतना है 68,000 करोड़ 69,000 करोड़ का उन्होंने 68,000 करोड़ का उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। 69,000 करोड़ में पूरे देश का जो हेल्थ बजट आता है, तो ये हमें बताते हैं ये किसके लिए सरकार है। तो आने वाले दिनों में ये अभी जो 23 सितंबर को ट्रेड यूनियन ने तय किया है कि ये जो पूरा जनता का मांग, किसानों का मांग है, मजदूरों का मांग है, ये सारा मिलके हम अपना मांग उठाएंगे। और हमारी फेडरेशन ने ये तय किया, ये जो 2 अक्टूबर 2020 में ICDS का 45 साल पूरा हो जाता है, तो उस दिन तो छुट्टी है, इसलिए 1 अक्टूबर को हम ये पूरे देश को सेव आंगनबाड़ी डे मनाएंगे और अपना अधिकार और जनता का और बच्चों का अधिकार के लिए हम अपना आवाज़ उठाएंगे। वो जनता का न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन का जो राइट है उसको आगे करते हुए हमें लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारा आप लोगों से ये विनती है कि ये देश का भविष्य का बात है कि ये देश की नहीं, दुनिया का आधा बच्चे हमारे देश में है। इसका मतलब कुपोषित बच्चे, तो एक कुपोषित बच्चे को जिंदा रखना
और उनको और तरक्की की ओर ले जाना, यही असली भारत जो यही है सशक्त भारत बनेगा। तो उसके लिए आईसीडीएस को मजबूत करने की हमारी लड़ाई में आप साथ देंगे, पूरे उम्मीद के साथ में मैं अपना बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for being with us. It has been a pleasure to have you. तो भाषण नहीं राशन चाहिए, ये बात ये मांग रखते हुए सिंधु जी हमारे साथ अभी इतने टाइम के लिए थे। तो ये मांग कितना रिलेवेंट है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सिंधु जी खुद कोविड पॉजिटिव हैं। फ्रॉम द टीम फॉर वी आर विशिंग यू अ स्पीडी रिकवरी। तो आप सोच सकते हैं कि और कितने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे वो भी अफेक्टेड हुए हैं ये काम करते वक्त कोविड पॉजिटिव के लिए, ये कोविड महामारी से। तो देखते हैं। वी विश यू ऑल हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।